सुधा और राजेश की शादी को हुए 10 साल गुजर चुके थे। कई अस्पतालों की चक्कर काटने और मंदिरों में माथा टेकने के बावजूद उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया था कि फिर एक रात वो दोनों किसी मंदिर से लौट रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे उन्हें एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। ये देखो भाग्यवान, इस बच्चे को कोई यहाँ अकेला छोड़ गया है। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। शायद भगवान चाहता है कि इस बच्चे की परवरिश हम करें। तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस बच्चे को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे। राजेश और सुधा उस नवजात शिशु को अपने घर ले जाते हैं और उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सुधा माँ बन जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन सुधा अपनी सारी ममता अपने सगे बेटे राहुल पर लुटाने लगती है। आज हमने अपने बेटे राहुल का एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया है। और गोपाल, उसे कहाँ पढ़ाओगी? अरे वो पढ़ के क्या करेगा, उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सारा दिन मस्ती करते रहता है। इसका एडमिशन करवा के तो सिर्फ पैसों की बर्बादी ही होगी। इस तरह सुधा गोपाल को पढ़ाती लिखाती नहीं है और गोपाल गैरेज में काम करने जाने लगता है। वक्त के साथ साथ दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और राहुल की शादी हो जाती है। माँ जी, आप काम करने में कितनी सुस्ती दिखाती हैं। खाना खाते समय तो आपके हाथ बड़े तेज चलते हैं। 2 वक्त की रोटी तो मजे से खा लेती हो, पर कभी सोचा है कि वो खाना कहाँ से आता है? आधे घंटे के अंदर ये काम खत्म हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये डायन मेरे ही नसीब में लिखी थी। घर के सारे काम मुझसे करवाती है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पर अपना दुख कहूँ भी तो किससे? मेरा बेटा तो इसी के तलवे चाटता है। क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर एक दिन, ये लो, हमारी शिमला की टिकट आ गई है। तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो। अरे मैंने तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है। अरे बेटा, मैं और तेरे बाबूजी भी कब से वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। हमें भी एक बार दर्शन करा ला। अब तो तूने अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले ली है। तो हम साथ चलेंगे ना? माँ, तुम मेरी छुट्टियाँ खराब करना चाहती हो क्या? आए दिन तो तुम बीमार रहती हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं एंजॉय करूंगा कि तुम्हें लेकर वहाँ अस्पतालों के चक्कर लगाता फिरूंगा? ये तू क्या कह रहा है बेटा? भला अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? अरे वाह माँ जी, उम्र हो चली है और घूमने फिरने का शौक अभी तक गया नहीं। बेकार की बातें करके हमारा मूड खराब मत करिए। चुपचाप घर में पड़ी रहिए और हमारे वापस आने तक घर का ख्याल रखिएगा, समझी? अगले दिन राहुल अपनी पत्नी को लेकर शिमला घूमने चला जाता है। इस तरह अपनों के साथ होकर भी सुधा अकेली पड़ जाती है। हालांकि गोपाल अपने माता पिता की सेवा करता था, लेकिन सुधा तो अपने बेटे राहुल के मुंह में अंधी थी। ठीक 1 महीने के बाद, सुनिए जी, अब हम ये घर बेच देते हैं और मेरे मायके में घर लेके वहीं रहेंगे। वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैंने तो आपको हमारी शादी के वक्त ही कह दिया था ना कि मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी। याद है ना आपको? अरे हाँ मेरी जान, मुझे सब याद है। भला आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? तुम जब कहोगी हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। चलो चलो चलो, मुस्कुरा भी दो मेरी जान। आखिरकार वो दिन आ जाता है। हाय राम, ये तू क्या कह रही है बहू? हम दोनों को घर से निकाल रही है। अरे ये मत भूल, हम तेरे सास ससुर हैं। अरे राहुल, तू बहू से कुछ कहता क्यों नहीं? ये क्या कहेंगे? ये घर मेरे नाम है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, जो चाहे वो करूँगी। बेटे के मुंह में यही गलती हर माँ बाप कर बैठते हैं, जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों पर भरोसा करके सब कुछ उनके नाम कर देते हैं। हमसे भी यही गलती हो गई, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता।
अब तो देख लिया ना, चलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। राजेश और सुधा रोते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां गोपाल आ जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देख उनके बिना कुछ कहे सब समझ जाता है। माँ, पिताजी, आप लोग मेरे साथ आइए। अभी आपका ये बेटा जिंदा है। लेकिन बेटा। चिंता मत करिए, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इस लायक बन चुका हूँ कि आप दोनों के सर पर एक छत और साथ ही 2 वक्त सुकून की रोटी खिला सकता हूँ। अपने प्रति गोपाल का समर्पण और कर्तव्य निष्ठा देख सुधा और राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुक चुक जी मेरे लाल। रीना एक कस्बे की थी जिसकी शादी शहर के अच्छे घर में रोहित से हो जाती है। दोनों बाहर खूब घूमने फिरने जाते रहते हैं। एक दिन रोहित रीना को शहरी खाना खिलाने नए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बताओ रीना, क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता जी, यहाँ के बारे में आप ही बताओ ना। ठीक है, मैं मेनू दिखाता हूँ। रोहित मेनू देख ही रहा होता है कि रीना की नजर बगल में बैठे एक कपल पर पड़ती है। सुनिए जी, ये लोग क्या खा रहे हैं? दिखने में कितना अच्छा है, एकदम गोल गोल। इसको पिज्जा कहते हैं। ओह अच्छा, तो मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है तुमको? मगर ये हेल्दी नहीं होता, ब्रेड से बना होता है ना। तो मैं कौन सा रोज रोज खाऊंगी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहित रीना के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। रीना पहली बार पिज्जा खा रही होती है। उसे पिज्जा इतना पसंद आ जाता है कि अब जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो वो पिज्जा ही ऑर्डर करती थी। अरे कुछ और भी ऑर्डर कर लिया करो ना। नहीं, पिज्जा के आगे तो सब बेकार है जी। कितना चीजी होता है ये। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी ओवन ले लूं। हे भगवान, बस घर में कभी मत बनाना ये पिज्जा। घर पर भी अब रीना ने पिज्जा ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। रीना अलग अलग वैरायटी के पिज्जा रोज मंगाती और खूब मजे से खाती। वो दिन भर पिज्जा के अलग अलग रेस्टोरेंट देखती रहती थी। बेटा, इतना पिज्जा मत खाया करो, बाहर की चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए। माँ जी, आप भी खा के देखिए ना, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे मैंने खाया हुआ है, मेरा पेट खराब हो जाता है इससे। और तुम भी ना ज्यादा मत खाया करो। नहीं मम्मी जी, ये तो बस हफ्ते में 1-2 बार ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं। देखते ही देखते रीना का वजन भी बढ़ने लगता है। अब वो गोलू मोलू दिखने लगती है, पर उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। रीना, ये क्या हो गया है तुमको? देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। अरे वो तो ऐसे ही जी, थोड़े दिन घूमूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ता है वजन, बल्कि ये जो तुम दिन रात पिज्जा खाती रहती हो ना, उसके कारण अचानक तुम्हारा वजन इतना बढ़ रहा है। आप तो बस मुझे टोकते रहिए जी, मैं आपको बहुत जल्द एकदम दुबली बनकर दिखाऊंगी। हाँ। एक दिन रीना अपने पति और सास के साथ किसी के घर खाने पे गई थी और वहां से लौट ही रहे होते हैं कि तभी आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, खाना भी बहुत अच्छा बना था। हाँ जी मम्मी जी, बहुत अच्छा था। काश पास्ता की बजाय पिज्जा रख लेते खाने में, तो मजा आ गया होता। तुम सुधरोगी नहीं रीना। इतने अच्छे खाने में भी तुमने सिर्फ इसलिए कमी निकाल दी क्योंकि उन्होंने पिज्जा नहीं रखा। तो क्या गलत कहा मैंने जी? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूं। चलो, यहां मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम दोनों को यहीं उतार देता हूं। और सुनो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। बेटा, मुझे भी पड़ोस में संध्या जी के पास उतार देना ना। अब ठीक है मम्मी जी। रीना घर पहुंच जाती है और कपड़े बदल ही रही होती है कि कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। रीना दरवाजा खोलती है। मैम, आपका पिज्जा। पिज्जा? मगर
रीना जैसे ही पिज्जा देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं, हमने ऑर्डर नहीं किया जी। ओ सॉरी मैम, गलत एड्रेस। रीना खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही डिलीवरी बॉय जा रहा होता है उसको पीछे से रोक देती है। रुको भैया। यस मैडम। वो हमारा ही पिज्जा है। मगर आपने तो बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे अभी याद आया। कितने पैसे हुए? और रीना उससे पिज्जा ले लेती है और उसके बाद पेट भरा होने के बावजूद भी पिज्जा खाने लगती है। रोहित और रीना की सास घर पर आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि आधा पिज्जा टेबल पर रखा है और रीना पेट पकड़कर सोफे पर लेटी हुई है। अरे रीना, क्या हुआ तुमको? इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? और ये पिज्जा? कुछ नहीं जी, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। दर्द तो होगा ही, इतना खाने के बाद फिर इसने पिज्जा भी खा लिया। तुम सुधरोगी नहीं रीना। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, तुम घबराना मत। हाँ, डॉक्टर रीना को दवाई देते हैं। देखो रीना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है। अगले 3 दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाना, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी डॉक्टर जी, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये पिज्जा तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रेड सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जा रहे होते हैं कि रीना उनको रोकती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, वो वजन कम करने के लिए कोई टिप्स मिलेंगे क्या? रोहित और रीना की सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जी बिल्कुल मिलेंगे। और सब हंसने लगते हैं।